हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर हितेश कारिया। फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे, राइट। चलिए कंटिन्यू करते हैं। लेट्स मूव ऑन एंड कंटिन्यू विद द चैप्टर सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सी, पिछले लेक्चर में हमने नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा था कि देयर इज अ सिस्टम, a scientific system of giving two names to an organism which is called as the binomial nomenclature। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये चैप्टर जब हमने स्टार्ट किया था, हमने क्या कहा था कि शुरुआत में जब क्लासिफिकेशन की शुरुआत हुई थी तो सबसे पहले कार्ल लिनियस ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। ये बहुत ही बेसिक प्रिमिटिव मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन था। He divided all living organisms into kingdom Plantae and kingdom Animalia, दो ग्रुप्स में, बराबर है। अब इन्होंने ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया था? बहुत सिंपल, मतलब प्लांट के हैबिट को देखते हुए। जैसे उन्होंने दो पॉइंट्स कंसीडर किए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड लोकोमोशन। तो उन्होंने क्या बोला कि प्लांट्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट ईट एंड एनिमल्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट कैन ईट, राइट। ये एक फर्स्ट पॉइंट हो गया क्लासिफिकेशन के लिए। फिर लोकोमोशन के बारे में उन्होंने क्या कहा कि प्लांट्स कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जबकि ऑर्गेनिजम्स विच कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर उनको डाल दिया एनिमलिया ग्रुप में। लेकिन हमें पता है ये एक सही फॉर्म ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं है, इसमें काफी मिस्टेक्स है। क्यों? अब इस दुनिया में ऐसे कई बैक्टीरिया हैं, कई आल्गे हैं, कई फंजाई हैं जिनमें आपको दोनों के कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, तो उन्हें हम किस में क्लासिफाई करेंगे, राइट। सो दिस क्लासिफिकेशन वाज नॉट एक्सेप्टेड। फिर क्या हुआ? इन द ईयर 1969 आए हमारे जीनियस अंकल जिनका नाम था आर.एच. व्हिटाकर। तो आर.एच. व्हिटाकर ने क्या बोला, बेटा मैं हूं ना। चलो देखो, आपके प्रॉब्लम को सिंपल करते हैं। उन्होंने फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को कंसीडर करके, मतलब इवोल्यूशनरी बेसिस पे सारे ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया, उन्हें 5 ग्रुप में डाल दिया। दैट इज किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया। उन्होंने हमारे लिए क्लासिफिकेशन को बहुत सिंपल कर दिया। ओके ठीक है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर किंगडम का अपना अलग अलग फीचर्स है, हर किंगडम के अपने अपने प्रॉपर्टीज हैं। तो अब हमें फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स चैप्टर में हर किंगडम के कैरेक्टरिस्टिक्स को हमें डिटेल में पढ़ना है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया, राइट। चलिए शुरू करते हैं। टुडे वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट किंगडम, दैट इज किंगडम मोनेरा। चलिए शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस दुनिया में, इस धरती पर जितने भी बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं, ओके, so all the bacteria in the world they come under kingdom monera। सारे बैक्टीरिया को उठाकर डाल दिया किंगडम मोनेरा में। नाउ बैक्टीरिया आर यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। ये देखिए इस वर्ड मोनेरा में द वर्ड मोनो का मतलब ही होता है वन। So all single celled organisms or unicellular organisms, that is all bacteria, they were put under kingdom monera। Now याद रखना, इस दुनिया में जितने भी बैक्टीरिया हैं, अगर हम उनका सेल्यूलर स्ट्रक्चर देखें, all of them are prokaryotic। अब prokaryotic का मतलब क्या है, ध्यान से देखिए यहां पर। Prokaryotic organisms are those organisms which do not have a well defined nucleus। ये दिख रहा है आप लोगों को? यहां पर सिर्फ आपको सर्कुलर क्रोमोसोम नजर आएगा, बट देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, देयर आर नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। ऐसे सेल को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। तो ऑल बैक्टीरिया विच कम अंडर किंगडम मोनेरा, वैसे सभी बैक्टीरिया इसी किंगडम में आते हैं, दे आर ऑल प्रोकैरियोटिक। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बैक्टीरिया आर ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का मतलब आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, यू विल फाइंड बैक्टीरिया एवरीवेयर, दे आर प्रेजेंट ऑल अराउंड अस। आपको बैक्टीरिया पानी में भी मिलेंगे, सॉइल में भी मिलेंगे, एयर पे भी मिलेंगे, सरफेस पे भी मिलेंगे। क्या आप जानते हैं अभी आप जिस जगह पर बैठे ना, आपके आसपास लाखों करोड़ों बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं। सो हम कहते हैं कि बैक्टीरिया आर ओमनी प्रेजेंट। नाउ मेरे प्यारे बच्चों, बैक्टीरियल सेल्स जो हैं
वो आपको अलग अलग शेप्स में मिलते हैं, राइट? अब शेप को हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल फीचर्स, दैट इज मॉर्फोलॉजी. सो मॉर्फोलॉजिकली मतलब डिपेंडिंग ऑन द शेप्स बैक्टीरिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स. चलिए देख लेते हैं कौन कौन से शेप्स हैं. देयर आर सम बैक्टीरिया विच आर स्पेरिकल इन शेप. तो मेरे प्यारे बच्चों, स्पेरिकल शेप बैक्टीरिया को हम कहते हैं कोकाई. कोकाई सिंगुलर कोकस, ठीक है. देन वी हैव रॉड शेप बैक्टीरिया. रॉड शेप बैक्टीरिया को हम कहते हैं बैसिलाई. सिंगुलर इज बैसिलस. देन वी हैव कॉमा शेप बैक्टीरिया. कॉमा शेप बैक्टीरिया को हम कहते हैं विब्रियो. एंड लास्टली वी हैव द स्पाइरल शेप बैक्टीरिया. इट इज शेप्ड लाइक अ स्प्रिंग. तो इस बैक्टीरिया को हम कहते हैं स्पाइरिला. सो बैक्टीरिया के शेप के ऊपर भी उनको नाम दिए गए हैं, राइट? द स्पेरिकल वंस आर कॉल्ड कोकाई, द रॉड शेप बैक्टीरिया आर कॉल्ड बैसिलाई, द कॉमा शेप बैक्टीरिया आर कॉल्ड विब्रियो, एंड द स्पाइरल शेप और द स्प्रिंग शेप or the coiled bacteria are called spirilla, right? So morphologically मतलब according to shape we get 4 groups of bacteria. I hope this is clear to you. चलिए अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ बैक्टीरियल सेल. एग्जाम में कई बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है और यहां से नीट के लिए भी क्वेश्चंस बन सकते हैं. तो मेरे प्यारे बच्चों, अगला कुछ देर इस लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा. बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया. चलिए मान लीजिए आपके सामने यह बैक्टीरियल सेल है. अब इस बैक्टीरियल सेल की इस मेम्ब्रेन को, इसकी इस आउटर मेम्ब्रेन को हम कहेंगे, यहां पे लिख लेते हैं. चलिए इस आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है. दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ बैक्टीरिया जिसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन. इतनी बात समझ में आई आप लोगों को, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं. अब मेरे प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं जस्ट लाइक प्लांट्स, बैक्टीरिया के पास भी सेल वॉल है. सो नाउ द लेयर विच इज आउटर टू द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की बाहर की जो लेयर है इसे हम कहेंगे सेल वॉल. अब देखिए, सेल वॉल प्लांट्स के पास भी है, सेल वॉल फंजाई के पास भी है और सेल वॉल बैक्टीरिया के पास भी है. तो अब हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? इसीलिए तो रॉबर्ट विटाकर ने अलग अलग किंगडम्स बना दिए ना, क्योंकि सबके पास सेल वॉल है लेकिन स्ट्रक्चर सबका अलग है, स्ट्रक्चर तीनों का अलग है, राइट? अब ध्यान से सुने. बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है, इट इज मेड अप ऑफ अ केमिकल कंपाउंड विच इज कॉल्ड पेप्टिडोग्लाइकन. ये एक प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की बनी हुई सेल वॉल है. सो यहां पर पेप्टिडो स्टैंड्स फॉर प्रोटीन एंड ग्लाइकन स्टैंड फॉर कार्बोहाइड्रेट. अच्छा, इसी केमिकल को हम कहते हैं म्यूरिन, राइट? सो द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन. चलिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं. बच्चों, बैक्टीरिया के पास, बेटा ये इतना खतरनाक प्राणी है, ये इतना जबरदस्त प्राणी है कि इसके पास सेल वॉल के बाहर एक और प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट है मेरे बच्चों. और इस प्रोटेक्टिव लेयर को हम कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है. द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज ग्लाइकोकैलिक्स. अब देखिए, ये ग्लाइकोकैलिक्स में भी 2 टाइप्स हैं. कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनकी ये ग्लाइकोकैलिक्स, ये जो पिंक लेयर मैंने बनाई, वो काफी हार्ड होती है, ठीक है. अब अगर वो हार्ड होती है तब हम उसे कहते हैं कैप्सूल. और अगर वो सॉफ्ट होती है, मतलब अगर वो चिपचिपी सी होती है किसी किसी बैक्टीरिया में, इट इज अ वेरी स्लाइमी लेयर, तो अगर वो सॉफ्ट होती है तो उसे हम कहते हैं स्लाइम लेयर, राइट? आई होप आई एम क्लियर. सो लेट अस क्विकली रिकैप बैक्टीरियल. अच्छा, बाय द वे, अब ये जो तीनों लेयर्स हैं, ओके, ये जो तीनों लेयर्स हैं, द सेल मेम्ब्रेन, द सेल वॉल एंड द ग्लाइकोकैलिक्स, इन तीनों को ही मिलाकर हम कहते हैं सेल एनवलप. एनवलप का मतलब है कवरिंग. तो बैक्टीरिया की कवरिंग एक्चुअली 3 लेयर्स की बनी है. सबसे अंदर वाली को हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, उसके बाहर है सेल वॉल विच इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन, और उसके बाहर है ग्लाइकोकैलिक्स,
ठीक है। अब ग्लाइकोकैलिक्स दो तरह की हो सकती है, अगर वो हार्ड है तो उसे हम कहते हैं कैप्सूल, और अगर वो चिपचिपी सी है, सॉफ्ट है, सो उसे हम कहते हैं स्लाइम लेयर। आई होप दिस इज क्लियर विथ एवरीबडी, एब्सोल्युटली क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनिए, इस दुनिया में कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो मूवमेंट नहीं कर सकते, वो जहां पड़े हैं बस वहीं पड़े रहेंगे, लेकिन 50% ऑफ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो मूवमेंट कर सकते हैं, जो लोकोमोशन कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर बैक्टीरिया को लोकोमोशन करना है तो उनके पास लोकोमोटरी ऑर्गन्स होने चाहिए, बराबर है। चलिए ध्यान से देखते हैं। नाउ देयर आर सम बैक्टीरिया जिनके पास ये एक लंबा सा लोकोमोटरी ऑर्गन है। मेरे प्यारे बच्चों, इस लोकोमोटरी ऑर्गन को हम कहते हैं फ्लैजेलम। आर यू अंडरस्टैंडिंग? फ्लैजेलम एक लंबा सा चाबुक जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसकी मदद से ऐसे 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 करके वो बैक्टीरिया मूवमेंट कर सकता है। ना व्हाट इज फ्लैजेलम? इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। आप यहां पर देख सकते हैं, एक मिनट में आपको थोड़ा कलर चेंज करके बता दूं। ये देखिए, ये सेल वॉल ही एक्सटेंड होकर फ्लैजेलम बनता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? अच्छा, बाय द वे, हमें कभी कभार नीट में या बोर्ड्स में, नीट में स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन पूछा जाता है फ्लैजेला का स्ट्रक्चर। चलिए मैं आपको यहां पर अलग से बता देता हूं बच्चों। ये जो फ्लैजेला है ये टोटल 3 पार्ट्स का बना हुआ रहता है। चलिए यहां पर बना देते हैं। देयर इज दिस पार्ट, देन देयर इज दिस पार्ट, एंड देन फाइनली ये एक लंबा सा पार्ट है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये जो सबसे नीचे वाला पार्ट है इसे कहते हैं बेसल बॉडी। फिर ये जो बीच वाला पार्ट है इसे हम कहते हैं हुक, और ये जो लंबा वाला पार्ट है इसे हम कहते हैं फिलामेंट, राइट। सो द फ्लैजेलम इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, द बेसल बॉडी, द हुक एंड द फिलामेंट। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? नाउ अब कुछ बैक्टीरिया के ऊपर लोकोमोशन के लिए you will find this hair like structures which are coming out from the cell membrane। फिर से एक बार देखिए, इसे अलग कलर में हाईलाइट कर देते हैं। so this hair like structures which are coming out from the cell membrane, okay, now this will be present across the surface of the bacteria, across the surface of the bacteria। now this hair like structures are called as cilia, ठीक है। तो बैक्टीरिया के पास लोकोमोशन के लिए या तो फ्लैजेला प्रेजेंट है या तो सीलिया प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए अब अगला स्ट्रक्चर बच्चों, कुछ बैक्टीरिया के पास यहां पे सेल मेम्ब्रेन से कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बाहर आ रहे हैं, आपको देख रहे हैं बेटा। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम कहते हैं फिम्ब्रिये। अब ये फिम्ब्रिये क्या है? ये अटैचमेंट के लिए, किसी सरफेस को पकड़ने के लिए। जैसे मान लीजिए कोई बैक्टीरिया आपके नाक के अंदर घुस गया, आपको आपके लंग्स में घुस गया, इट इज कॉजिंग अ रेस्पिरेटरी इंफेक्शन। तो आपके लंग्स के सेल्स को पकड़ के रखने के लिए, उसको अटैच करने के लिए उनके पास ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं फिम्ब्रिये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बैक्टीरिया देखो कितने खतरनाक हैं, उनके पास एक स्ट्रक्चर होता है, एक लंबा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। मेरे प्यारे बच्चों, इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पिलाई, ठीक है। इसे कहते हैं पिलाई, सिंगुलर इज पिलस। सर अब ये काय के लिए है? बेटा इसकी मदद से ना ये बैक्टीरिया बड़ी अश्लील हरकत करता है। जी हाँ, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूज होता है। ये हम आपको आगे बताएंगे व्हेन वी डिस्कस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, ठीक है। चलिए आई होप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। एक बार रिकैप कर लें। सो देयर इज अ सेल एनवलप which is made up of cell membrane, cell wall and glycocalyx, right? For locomotion the bacteria has either flagella or cilia, and for attachment to a surface they have finger like projections which are called fimbriae, and for sexual reproduction there is a long finger like processes which are called pili and singular is pilus, right? चलिए अब बैक्टीरिया के अंदर जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, बैक्टीरिया के अंदर देयर इज जस्ट अ सर्क्यूलर क्रोमोसोम प्रेजेंट। अब इसके अंदर न्यूक्लियस तो होगा नहीं क्योंकि ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो बस बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में, मान लीजिए ये बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म है, ठीक है, मान लीजिए ये बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म है। तो इसके साइटोप्लाज्म में यू विल फाइंड दिस सर्क्यूलर क्रोमोसोम, ओके, दिस इज अ डबल स्ट्रैंडेड सर्क्यूलर क्रोमोसोम। अब दिस इज नॉट बाउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सी नॉर्मली हमारे सेल में
हमारा क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बाउंड्री है उसके अंदर होता है, बट यहां पर न्यूक्लियर बाउंड्री है ही नहीं, राइट। तो ऐसे रीजन को जहां पर न्यूक्लियर बाउंड्री इज नॉट प्रेजेंट, ओनली अ सर्कुलर क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। प्लीज अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोइड। हमारे सेल्स में, यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस है जिसके अंदर क्रोमोसोम है, यहां पर न्यूक्लियस नहीं है, सिर्फ साइटोप्लाज्म में सर्कुलर क्रोमोसोम इज फ्लोटिंग इनसाइड, राइट। तो इस एरिया को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। क्या कहेंगे मेरे बच्चों? न्यूक्लियोइड। अब एक बात ध्यान से सुनिए बेटा, बैक्टीरिया को नेचर ने, बोलते हैं ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका। बेटा आपको पता है जब हमें बैक्टीरियल इंफेक्शन होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें एक दवाई देता है जिसे कहते हैं एंटीबायोटिक्स, राइट। अब एंटीबायोटिक्स आर दोज मेडिसिन्स जो हमारे बॉडी में बैक्टीरिया को मार देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं सभी बैक्टीरिया एंटीबायोटिक से नहीं मरते। देयर आर सर्टेन बैक्टीरिया विच हैव अ नेचुरल रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। मतलब कई बार हम एक एंटीबायोटिक देते हैं वो नहीं मरेगा, तो मैं दूसरा दे रहा हूं वो नहीं मरेगा, तो मैं 2-3 एंटीबायोटिक्स को कंबाइन करके दे रहा हूं तब जाके वो मरेगा, और कुछ बैक्टीरिया तो तभी भी नहीं मरेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो बेटा अब ये रेजिस्टेंस इनके पास आया कहां से? बहुत ध्यान से सुनिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बच्चों बैक्टीरिया के पास इस सर्क्यूलर क्रोमोसोम के अलावा there is a circular piece of DNA outside the circular chromosome। मतलब इस सर्क्यूलर क्रोमोसोम के बाहर there is one more circular piece of DNA। can you see that मेरे प्यारे बच्चों, right? अब इस सर्क्यूलर पीस ऑफ DNA को हम कहते हैं प्लास्मिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, ये वर्ड आगे भी आएगा, ध्यान से सुनिए, राइट। इसे हम कहते हैं प्लास्मिड, ठीक है। अब अगर मुझे प्लास्मिड को डिस्क्राइब करना है, व्हाट इज अ प्लास्मिड, चलिए यहां पर लिख देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। ओके, व्हाट इज अ प्लास्मिड? अ प्लास्मिड इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। अब ध्यान से सुनिए, मैंने आपको बताया था बायोलॉजी में एक्स्ट्रा का मतलब ज्यादा नहीं होता, एक्स्ट्रा का मतलब होता है बाहर, ठीक है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मतलब ये देखिए, इस सर्क्यूलर, एक सेकेंड यहां पर देखिए, इस सर्क्यूलर क्रोमोसोम के बाहर जो डीएनए का टुकड़ा पड़ा है, ओके, जो सर्क्यूलर डीएनए का टुकड़ा पड़ा है उसे हम कहते हैं प्लास्मिड, ठीक है। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? तो इट इज अ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग। सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब ये अपनी कॉपीज खुद बना सकता है, ये खुद रेप्लिकेट हो सकता है। डबल स्ट्रैंडेड सर्क्यूलर पीस ऑफ डीएनए इज कॉल्ड एज अ प्लास्मिड। तो अगर हमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज अ प्लास्मिड, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मतलब क्रोमोसोम के बाहर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, डीएस का मतलब है डबल स्ट्रैंडेड सर्क्यूलर पीस ऑफ डीएनए, उसे कहते हैं प्लास्मिड। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, अभी जो मैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की बात कर रहा था, बेटा बैक्टीरिया को रेजिस्टेंस देता है ये प्लास्मिड। यही वो खतरनाक डीएनए है जिसकी वजह से एंटीबायोटिक दवाइयां इस बैक्टीरिया का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। दिस इज द डीएनए दैट कॉन्फर्स एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस टू द बैक्टीरिया। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? वेरी क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों बैक्टीरिया के अंदर डीएनए है तो आरएनए भी प्रेजेंट होगा, सो दिस इज अ सिंगल आरएनए। लेकिन यहां पर देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेटा बैक्टीरिया के आरएनए के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम्स लगे हुए होते हैं। सी दीज आर द राइबोसोम्स दैट आर अटैच्ड टू द आरएनए। सी नॉर्मली हमारे सेल्स में एक आरएनए के ऊपर, ये देखिए समझो ये हमारा आरएनए है, तो हमारे सेल्स में एक आरएनए के ऊपर सिर्फ एक ही राइबोसोम लगा होगा, लेकिन बैक्टीरिया के केस में एक आरएनए के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम्स लगे हैं, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पॉलीसोम। पॉली का मतलब होता है मेनी, राइट। आरएनए विथ मेनी राइबोसोम्स इज कॉल्ड एज अ पॉलीसोम, ठीक है। अब बेटा राइबोसोम्स आरएनए पे तो लगे ही होंगे,
लेकिन बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में आपको फ्री राइबोसोम्स भी स्कैटर्ड मिलेंगे, ठीक है, राइबोसोम्स फ्रीली स्कैटर्ड भी होते हैं। लेकिन नाउ कमिंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेटा ये जो बैक्टीरिया के राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स ना बेटा ऐसे बर्गर शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं, दे लुक जस्ट लाइक अ बर्गर। देयर आर टू यूनिट्स, ये जो बड़ा वाला यूनिट है इसे हम कहते हैं लार्जर सब यूनिट, एंड ये जो छोटा वाला यूनिट है इसे हम कहते हैं स्मॉलर सब यूनिट, ठीक है। अब बेटा इसका कुछ मेजरमेंट है, ये बैक्टीरिया का जो राइबोसोम है इसका जो लार्जर सब यूनिट है उसका मेजरमेंट है 50s, और जो स्मॉलर सब यूनिट है उसका मेजरमेंट है 30s। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, व्हाट इज s? नाउ द वर्ड s, चलिए यहां पर थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब बच्चों ये जो s है, दिस s stands for a unit which is called as the Swedberg unit। अब ये Swedberg unit क्या है बेटा? It denotes the sedimentation coefficient। बेटा डर के भागना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। Sedimentation coefficient, ठीक है ना। व्हाट इज सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट? सी, अगर आपने बैक्टीरिया के राइबोसोम्स को निकाला और उसे लेबोरेटरी में लेके जाके, एक मशीन होता है जिसे हम सेडिमेंटेशन मशीन कहते हैं, जिसमें सेंट्रीफ्यूज करके हम राइबोसोम्स को एक टेस्ट ट्यूब में नीचे सेटल कर सकते हैं, इसे कहते हैं सेडिमेशन। सिंपल है, राइबोसोम्स को एक नीचे की तरफ टेस्ट ट्यूब में सेटल करना उसे कहते हैं सेडिमेंटेशन। तो जिस स्पीड से ये राइबोसोम्स नीचे सेडिमेंट होते हैं उस स्पीड को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, एंड इट इज डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर S, ठीक है। ये देखिए यहां पर मार्क कर देते हैं, इट इज डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर S, ठीक है। इसे हम कहते हैं सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, एंड इट इज डिनोटेड बाय S, जिसे हम कहते हैं स्वीडबर्ग यूनिट, ठीक है। तो इस राइबोसोम का जो लार्जर सब यूनिट है उसका साइज है 50s, और जो स्मॉलर सब यूनिट है उसका साइज है 30s। लेकिन ये टोटल राइबोसोम का यूनिट हम कहेंगे 70s। अब बेटा आप कहेंगे 50 + 30 तो 80 होना चाहिए। प्लीज रिमेंबर वन थिंग, यहां पर आप इसका एडिशन टोटलिंग नहीं करेंगे। मतलब जो बड़ा यूनिट है वो 50s की स्पीड से सेडिमेंट होता है, जो छोटा यूनिट है वो 30s की स्पीड से सेडिमेंट होता है, और पूरा राइबोसोम जो है वो 70s की स्पीड से सेडिमेंट होता है। तो यहां पर 50 + 30 80 का टोटल नहीं करेंगे। द कंप्लीट राइबोसोम इज 70s, but the larger unit is 50s and the smaller unit is 30s, right? This is the sedimentation rate या sedimentation coefficient which is denoted by Swedberg unit represented by capital S, right? चलिए, I hope आप लोगों को इतना पार्ट समझ में आ गया होगा, right? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, एक 2-3 और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान से सुनिए। ये जो अंदर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये अंदर की तरफ ऐसे इनवेजाइनेट होके कुछ ऐसे इनफोल्डिंग्स बना देती है। इनवेजाइनेट मतलब अंदर की तरफ ऐसे इनफोल्डिंग्स बना देती है, राइट? नाउ दीज स्ट्रक्चर्स विच आर फॉर्म्ड, मेरे प्यारे बच्चों, इन्हें हम कहते हैं, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ मीजोसोम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? These are called mesosomes, right? कुछ नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ जब इनफोल्ड हो जाती है उसे हम कहते हैं मीजोसोम्स। अब सर ये मीजोसोम्स का क्या काम है? वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों। इन मीजोसोम्स के अंदर आपको मिलेंगे अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स, ठीक है। अब इस मीजोसोम का और एंजाइम्स का क्या रोल है बेटा? ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। The enzymes that are present in the mesosomes, they help in respiration, then they also help in replication। replication मतलब वो इस बैक्टीरिया को डिवाइड करने में भी हेल्प करते हैं, उसकी कॉपीज बनाने में भी हेल्प करते हैं। एंड नॉट ओनली दैट, दिस एंजाइम्स also help in cell wall formation। मतलब ये बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो भी इन एंजाइम्स की मदद से बनता है जो इन मीजोसोम्स के अंदर प्रेजेंट हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन। सो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन
shows some invagination inside the cell. Now this contain some enzymes and this structure is called as a mesosome. Now this mesosome is responsible for respiration. बैक्टीरिया को respiration में हेल्प कराता है, replication में हेल्प कराता है और सेल वॉल फॉर्मेशन में भी हेल्प कराता है, राइट? चलिए अब सुनिए एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बेटा आप सबको पता है कि इस धरती पे कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, मतलब वो खुद का खाना खुद बना सकते हैं, मतलब उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है। लेकिन हमने क्या कहा, बैक्टीरियल सेल तो प्रोकैरियोटिक सेल है, तो उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नाम का ऑर्गेनल नहीं होगा। सी यहां पर ध्यान दीजिए, अगर हम एक प्लांट की बात करें, मान लीजिए ये एक प्लांट का पत्ता है, ठीक है, तो पत्ते के सेल्स में आपको ये ऑर्गेनल्स मिलेंगे जिन्हें हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर you will find the chlorophyll pigment, right? So this is the chlorophyll pigment in the chloroplast. लेकिन बैक्टीरिया के सेल में आपको क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलेगा, तो उनका क्लोरोफिल कहां पे प्रेजेंट है, ध्यान से सुनिए। सी अभी हमने कहा ये जो इनवेजाइनेशंस हैं इन्हें हम मीजोसोम कहते हैं। अब कुछ इनवेजाइनेशंस ना बेटा सेल के अंदर डीपली जाते हैं, सी कुछ अंदर तक घुस जाते हैं, ठीक है। तो इन स्ट्रक्चर्स के अंदर, बैक्टीरिया के इन स्ट्रक्चर्स के अंदर यहां पर ये क्लोरोफिल पिगमेंट भरा हुआ होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, बैक्टीरिया डज नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट बट इट हैज दिस स्ट्रक्चर्स, और इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं क्रोमैटोफोर्स। These structures are called chromatophores. They contain the pigment chlorophyll, because of which the bacteria can perform photosynthesis and it can prepare its own food. I hope this is clear. चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेटा देखो, बैक्टीरिया इतनी तैयारी करके रखता है अपने आप को सरवाइव कराने के लिए कि जब भी वो लोकोमोट करता होता है, अगर इफ इट कम्स अक्रॉस एनी फूड पार्टिकल, तो वो उस फूड पार्टिकल को अपने अंदर अपने साइटोप्लाज्म में स्टोर करके रख लेता है एज रिजर्व फूड, ठीक है। तो अब आपको बैक्टीरियल सेल में कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। ध्यान से देखिए, यहां पर आपको बैक्टीरियल सेल में कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। अब इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं, दीज आर अ टाइप ऑफ ग्रैन्यूल्स जो फूड को स्टोर करते हैं, ठीक है। अब बैक्टीरिया का फूड क्या होगा, समझ लीजिए बैक्टीरिया का फूड है ग्लाइकोजन, तो ये ग्लाइकोजन को स्टोर कर सकता है, ये फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स को स्टोर कर सकता है, देन ये एक और प्रकार के फूड को स्टोर करता है जिसे हम लोग कहते हैं साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल्स, राइट। नाउ दिस इज इन केस ऑफ द ब्लू ग्रीन algae, दैट इज साइनोबैक्टीरिया। साइनोफाइसियन नाम का एक कंपाउंड है जो उसके लिए फूड है, राइट। तो बेटा वो इन ग्रैन्यूल्स के अंदर फूड को स्टोर करके रखता है, ठीक है। वो इन ग्रैन्यूल्स के अंदर, जस्ट अ मिनट लेट मी टेक अ कलर, हाँ, इसके अंदर फूड को स्टोर करके रखता है। तो ग्लाइकोजन स्टोर होगा, फॉस्फेट स्टोर होगा, साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल स्टोर होंगे। तो ये जो बॉडीज हैं, ये जो ग्रैन्यूल्स हैं जिनके अंदर बैक्टीरिया का फूड स्टोर होता है, मेरे प्यारे बच्चों, इन ग्रैन्यूल्स को, चलिए हम यहां पे मार्क कर लेते हैं, इन ग्रैन्यूल्स को हम कहते हैं इंक्लूजन बॉडीज। देखिए नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा, इंक्लूजन मतलब जो सेल के अंदर इंक्लूडेड है, राइट। इनका काम है सिर्फ फूड को स्टोर करना। द फूड कैन बी ग्लाइकोजन, इट कैन बी फॉस्फेट, और इट कैन बी साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल्स। तो जिनके अंदर ये स्टोर होते हैं उन्हें हम कहते हैं इंक्लूजन बॉडीज, राइट। तो आई होप सब लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझा एक बार फिर से वीडियो देखिए, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेटा बैक्टीरिया लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसे भी भूख लगती होगी, उसे भी न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती होगी। तो चलिए आइए देखते हैं बैक्टीरिया अपना न्यूट्रिशन कैसे ऑब्टेन करता है।
बच्चों इस दुनिया में, इस धरती पे आपको दो टाइप के बैक्टीरिया मिलेंगे, दैट इज ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक. नाउ वेरी सिंपल. ऑटोट्रॉफिक आर दोज बैक्टीरिया विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, लेकिन हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए बच्चों. ना ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर फर्दर अवेलेबल इन टू टाइप्स, दैट इज दे कुड बी फोटोसिंथेटिक और दे कुड बी कीमोसिंथेटिक. दोनों ही ऑटोट्रॉफिक है, दोनों ही बैक्टीरिया अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन तरीका थोड़ा अलग है, फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक. चलिए आइए देखते हैं. अब फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये सूरज की रोशनी की मदद से विद द हेल्प ऑफ सनलाइट ये अपना खाना प्रोड्यूस करते हैं, जस्ट लाइक प्लांट्स. और उसके लिए उन्हें क्लोरोफिल चाहिए. हमने क्या पढ़ा, द क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द क्रोमैटोफोर्स. यस माय डियर फ्रेंड्स, एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट. अब मेरी बात एक ध्यान से सुनिए बेटा. फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया are again divided into two types, that is anoxygenic and oxygenic. अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनिए. यहां पर देखिए बच्चों, प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो हमने देखा वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड दे प्रिपेयर ग्लूकोज. और यहां पर वाटर के साथ साथ एक वेस्ट गैस निकलती है जिसे हम कहते हैं ऑक्सीजन, बराबर है. लेकिन बैक्टीरिया के केस में सभी बैक्टीरिया जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते. कुछ बैक्टीरिया ही ऐसे हैं जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. सो द बैक्टीरिया विच डू नॉट रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, दे डू नॉट रिलीज ऑक्सीजन, राइट. इन्हें हम कहते हैं एनऑक्सीजनिक. एन का मतलब है एब्सेंट. And the bacteria which release oxygen during photosynthesis, they are called oxygenic bacteria. Are you all understanding my point? चलिए अब इसमें हमें कुछ examples learn करने हैं, ध्यान से सुनिए. अब ये जो anoxygenic bacteria है, मतलब the bacteria which do not release oxygen while photosynthesis, यहां पर example हम याद रखेंगे the green sulfur bacteria. राइट ये बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस तो करते हैं यूजिंग सनलाइट, पर ये ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते. ठीक है, और ऑक्सीजेनिक जो बैक्टीरिया हैं ये वो बैक्टीरिया हैं जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. तो यहां पर हम एग्जाम्पल याद रखेंगे, आप सबको पता है बीजीए, दैट इज ब्लू ग्रीन algae. ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं और ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं. अब ब्लू ग्रीन algae के एग्जाम्पल सब लोगों ने नाम सुना होगा. एक का नाम है नॉस्टॉक, एक का नाम है एनाबेना, राइट. सो दीज आर द बैक्टीरिया दैट बिलोंग टू द ग्रुप ब्लू ग्रीन algae विच रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. चलिए अब बात करते हैं कीमोसिंथेटिक. बेटा कीमोसिंथेटिक वो बैक्टीरिया हैं, ये लोग भी अपना खाना खुद बनाते हैं. दे कैन ऑल्सो प्रोड्यूस फूड बट नॉट यूजिंग सनलाइट. ये क्या करते हैं बेटा, सपोज एक केमिकल है ए, वो लोग एक केमिकल को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, एक गेटिंग कन्वर्टेड इनटू बी. और जब ये केमिकल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, उसमें से जो एनर्जी निकलती है उस एनर्जी को यूज करके ये लोग ग्लूकोज बनाते हैं, राइट. सो दिस बैक्टीरिया एक केमिकल को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं या किसी केमिकल को तोड़ देते हैं. जब वो केमिकल को तोड़ते हैं उसमें से एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को यूज करके ये अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं. सो यहां पर सी कीमोसिंथेटिक में द वर्ड कीमो स्टैंड्स फॉर केमिकल्स. तो ये केमिकल्स की मदद से अपना खाना बनाते हैं. एंड फोटो का मतलब है लाइट, ये लाइट की मदद से अपना खाना बनाते हैं. आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट, राइट. अब इसका एग्जाम्पल हम क्या लेंगे, यू ऑल नो दैट देयर आर सर्टेन बैक्टीरिया which are able to convert nitrogen into ammonia, nitrogen into nitrites, then into nitrates. आपने नाइट्रोजन साइकिल में पढ़ा है, राइट. तो जितने भी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं, ओके, जितने भी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं, they all come under chemosynthetic bacteria. They prepare their own food by the energy of chemicals, right. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब अगला जो बैक्टीरिया न्यूट्रिशन है उसे हम कहते हैं
हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। अब हेटेरो मतलब क्या, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता, तो ऑब्वियसली दूसरे पे डिपेंड करेगा। तो बेटा ये इसमें जो एक टाइप है बहुत खतरनाक है, जितने भी डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया हैं, ओके बेटा ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, खुद खाना नहीं बनाते, तो ये दूसरे प्लांट्स एनिमल्स को अटैक कर देते हैं, ह्यूमंस को अटैक कर देते हैं। तो भाई ये अटैक करने के लिए नहीं आते, ये अपना खाना ढूंढने के लिए तुम्हारे बॉडी में आते हैं, एंड इन दैट प्रोसेस वो आपको बीमारी कॉज कर देते हैं, राइट। सो दीज बैक्टीरिया आर द डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया which live in the body of other organisms and obtain their nutrition from there। ठीक है, लेकिन इसमें एक ऐसा ग्रुप भी है जो अच्छे बैक्टीरिया हैं, जो गुड बैक्टीरिया हैं बेटा, ये भी हेटेरोट्रोफिक हैं, ओके। ये जो गुड बैक्टीरिया हैं ये भी हेटेरोट्रोफिक है। जैसे फॉर एग्जांपल जो बैक्टीरिया आपको दही जमाने में मदद करते हैं, द बैक्टीरिया विच कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। अब बेटा भगवान ने उसको बोला नहीं कि तुम्हें जाके दही जमाना है धरती पर, तुम्हारे काम है बेटा, वो उस दूध में एंटर कर रहे हैं फूड के लिए, बट उस प्रोसेस में वो फर्मेंटेशन करके तुम्हारे दूध को दही में कन्वर्ट कर देते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो दीज आर गुड बैक्टीरिया। देन द बैक्टीरिया विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बायोगैस, राइट। जो भी प्लांट और एनिमल वेस्ट है उसमें से हम लोग बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं फर्मेंटेशन से, तो वो भी गुड बैक्टीरिया है, वो उस कचरे में से अपना खाना ढूंढता है। सो दीज आर द हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया which cannot prepare their own food but they depend on other organisms for their food। I hope this topic of bacterial nutrition is clear। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो फटाफट एक लाइक का बटन दबा दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे वीडियोस आप तक पहुंचते रहें, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन की। बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन कैसे करता है, ध्यान से सुनिए बेटा। बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन अकर्स इन टू वेज, दैट इज एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। अब एसेक्सुअल मतलब क्या, यहां पर अ सिंगल बैक्टीरिया, ओनली वन पेरेंट can give rise to the daughter cells। So now this happens in two ways, right? Bacterial reproduction happens in two ways। The first method is called as binary fission। ध्यान से देखिए यहां पर binary fission में क्या हो रहा है, this method is called as binary fission। ठीक है, अब binary का मतलब है two and fission का मतलब है division। तो one parent bacteria is dividing into two daughter cells। यहां पर आप देख लीजिए, देखिए कैसे डिवीजन हो रहा है। पहले ये बैक्टीरिया का जो न्यूक्लियोइड है, जो क्रोमोसोम है, वो रेप्लिकेट हो रहा है, फिर ये क्रोमोसोम अलग से डिवाइड हो गया, और फिर ये सेल में एक पार्टीशन होने लगा, एंड अल्टीमेटली वन बैक्टीरिया डिवाइडेड इनटू टू बैक्टीरिया। तो यहां पर एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, इसे कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज बाइनरी फिशन। नाउ देयर इज वन मोर मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे हम कहते हैं बडिंग। ठीक है मेरे बच्चों, इस मेथड को हम कहते हैं बडिंग। नाउ व्हाट इज बडिंग? बड क्या होता है, एक छोटा सा आउटग्रोथ होता है। अब यहां पर देखिए, पहले इसको डिलीट कर देते हैं, अब यहां पर देखिए, ये एक मिनट कलर ले लेते हैं, ये एक बैक्टीरियल सेल है, इसके ऊपर आप देख सकते हैं ये छोटा सा आउटग्रोथ, बैक्टीरियल सेल पे एक छोटा सा ग्रोथ निकलता है बाहर की तरफ, इसे हम कहते हैं बड। ठीक है, अब ये जो बैक्टीरिया का न्यूक्लियोइड है, इसका क्रोमोसोम है, ये देखिए ये भी यहां पे टूट गया, ये दो में डिवाइड हो गया, और एक जो क्रोमोसोम है वो इस बड के अंदर चला गया, राइट। और अल्टीमेटली ये बड की साइज बड़ी होती जाएगी, और जब वो बड़ा होगा वो अपने पेरेंट सेल से डिटैच हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, एंड इट विल स्टार्ट इट्स लाइफ एज अ इंडिविजुअल बैक्टीरिया। Are you all getting my point? So one parent cell is giving rise to a daughter cell। Now this is also an asexual method of reproduction, पर इसे हम कहते हैं budding। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Next we move on to the sexual mode of reproduction। सी आपको याद है जब हमने बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा था, हमने कहा था बैक्टीरिया के पास एक लंबा फिंगर लाइक, एक मिनट मैं आपको कलर चेंज करके बता देता हूं, ये देखिए, कैन यू सी, एक लंबा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बाहर निकल रहा है। जरा याद करिए, इसे हमने नाम दिया था पाइलस, जिसे हम प्लूरल में कहते हैं पिलाई, बराबर है। और ये इस पाइलस को दूसरे बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर देता है, राइट। इस मेथड को कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए जरा इसे डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिए। मान लीजिए आपके पास ये दो बैक्टीरिया है, देखिए दिस इज द फर्स्ट बैक्टीरिया एंड दिस इज अनदर बैक्टीरिया। ध्यान से देखिए मेरे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा बाय द वे,
इस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं, लेट मी जस्ट चेंज द कलर, इस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं कॉन्जुगेशन। सी, कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है? टू कम टुगेदर, किसी कपल का साथ में आना फॉर द रीजन ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी, उसे हम कहते हैं कॉन्जुगेशन। अब ध्यान से सुनिए बेटा, बैक्टीरिया के पास, ये देखिए ध्यान से, इसको दूसरे कलर में बता देते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए, बैक्टीरिया के पास एक स्पेशल तरह का प्लास्मिड होता है जिसे हम कहते हैं, इस प्लास्मिड को, यू नो इज अ प्लास्मिड, क्रोमोसोम के बाहर एक एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए है जिसे हमने प्लास्मिड नाम दिया था, याद आया? हां जी, वही, बिल्कुल बिल्कुल वही, ठीक है बेटा। इस प्लास्मिड को हम कहते हैं एफ प्लास्मिड, ठीक है। अब एफ प्लास्मिड का मतलब क्या है? इसे हम कहते हैं एफ फॉर फर्टिलिटी प्लास्मिड, ठीक है। दिस इज अ फर्टिलिटी प्लास्मिड। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनके पास ये फर्टिलिटी प्लास्मिड नहीं होता। अब जिनके पास ये फर्टिलिटी प्लास्मिड प्रेजेंट है मेरे प्यारे बच्चों, उसे हम कहते हैं एफ प्लस बैक्टीरिया, और जिसके पास ये फर्टिलिटी प्लास्मिड नहीं है उन्हें हम कहते हैं एफ माइनस बैक्टीरिया, ठीक है। अब ये दोनों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? देखो, ये दोनों बैक्टीरिया साथ में आते हैं और ये एफ प्लस बैक्टीरिया अपने पिलस को, अपने पिलस या पाइलस जो भी आप कहें, अपने पाइलस को एफ माइनस बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर देता है, ठीक है। पहले वो अपने पाइलस को, ये देखिए, वो अपने पाइलस को इस बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर देगा। है कि नहीं? कर रहे हैं कि नहीं अश्लील हरकत बेटा? हां जी, ये इसके भी कुछ नखरे कम नहीं है बेटा, इतना छोटा सा ऑर्गेनिज्म है लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है उसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, अपनी अपनी मर्जी है, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। अब देखिए क्या होगा, अब ये अपने प्लास्मिड को इस F माइनस बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर करेगा। यहां पर देखिए, इसने अपने प्लास्मिड को इस बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर कर दिया। अब ये जो F माइनस बैक्टीरिया था, नाउ इट हैज गॉट कन्वर्टेड इनटू F प्लस बैक्टीरिया। पहले ये F प्लस था, ये F माइनस था, तो ये अपने प्लास्मिड की कॉपी बनाता है बेटा। ये अपना खुद का प्लास्मिड नहीं दे देगा, ये इसकी कॉपी बनाएगा और उसकी कॉपी को वो इसके अंदर ट्रांसफर करता है, राइट। सो दिस, और फिर ये बैक्टीरिया अपने मल्टीपल कॉपीज बना देगा। सो दिस टाइप ऑफ sexual reproduction in bacteria is called as conjugation. The bacteria with the fertility plasmid is called F plus bacteria. Without the fertility plasmid is called F minus bacteria. The F plus bacteria will conjugate by inserting the pilus in the F minus bacteria, और वो अपने प्लास्मिड की कॉपी को F minus बैक्टीरिया में डाल देगा, converting into a F plus bacteria, right? So this method of sexual reproduction in bacteria is called as conjugation. चलिए यहां पर लिख देते हैं, this method very very important is called as conjugation. तो बैक्टीरिया में दो तरह का रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय टू मींस, दैट इज बाइनरी फिशन एंड बडिंग, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय अ मेथड कॉल्ड कॉन्जुगेशन। चलिए, आई होप आप लोगों को बैक्टीरियल स्ट्रक्चर एंड बैक्टीरियल न्यूट्रिशन एंड बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन टोटली क्लियर होकर समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।